हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। तो आज हम लोग अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपने टॉपिक को क्लियर करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, अवलोकन। तो अवलोकन होता क्या है। तो अवलोकन किसी घटना अथवा वस्तु का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने, उसे सूक्ष्म रूप से देखने, परखने और आलेखन करने की प्रक्रिया को अवलोकन या प्रेक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। यह घटनाओं को भौतिक रूप से देखने के साथ साथ मानसिक रूप से उसके प्रत्यक्षीकरण की एक विधि है। यानी कि अवलोकन क्या है। अवलोकन जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, उन सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद उनका लेखन यानी कि लिखते हैं। इसके साथ ही मानसिक रूप से इनकी प्रत्यक्षीकरण की विधि है। यानी कि आप कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो वाणी से या बात करने से नहीं समझी जाती, चेहरे के इम्प्रेशन से समझी जाती है। तो यहाँ पर वही बात रहेगी कि यहाँ पर मानसिक रूप से आप उनका प्रत्यक्षीकरण भी कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, कभी कभी चेहरे के हाव भाव भी बता देते हैं उसके बारे में। लिंडसे गार्डनर के अनुसार अनुभवाश्रित उद्देश्यों के लिए जीवधारियों से संबंधित उनकी स्वाभाविक स्थितियों में जो एक सी रहती हैं, उनके व्यवहार तथा स्थितियों का चयन, उत्तेजन, अभिलेखन तथा कोडबद्ध करना होता है। यानी कि आप जो जिस स्थिति में रहते हैं जीवधारी, उन स्थितियों में जो व्यवहार करते हैं, उनकी स्थितियों का जो चयन होता है, उसमें क्या वो फील करते हैं, उनका अभिलेखन और लिपिबद्ध करना ही अवलोकन होता है। मोजर कहते हैं कि अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिकाधिक प्रयोग करना होता है। वो कहते हैं केवल अपनी वाणी पर नहीं, बल्कि जो आप सुनते हैं केवल उस पर नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं उस घटना या सामाजिक घटना के बारे में, उसको भी देखना। उसको देख कर ही आप वहाँ पर अपना जो आलेखन है उसको लिपिबद्ध कर सकते हैं। ये कहते हैं मोजर। इसके इन अगर परिभाषाओं को अगर हम देखते हैं, तो इन परिभाषाओं को अगर हम स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि अवलोकन का जो तात्पर्य होता है वो घटनाओं को स्वयं को देख कर उन्हें समझने का प्रयत्न करना होता है। यानी कि आप जिस समस्या ले रहे हैं, उस समस्या से संबंधित, विशेष से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, सामाजिक घटनाएं, वहाँ पर आप अपने को स्वयं देखते हैं, अपने जाकर स्वयं उस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन के आधार पर ही जो अध्ययन होता है, इस ऐसे जो अध्ययन होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अवलोकन। तो और ब्लैक और इसके साथ ही ब्लैक और चैंपियन ने अवलोकन की कुछ विशेषताएं बताई हैं। इसमें से है पहला, यहाँ पर जो अवलोकन होता है, वहाँ पर अवलोकन में क्या होता है, जो व्यवहार का अध्ययन है वो स्वाभाविक स्थितियों में होता है। यानी कि जैसे जो व्यक्ति है, यहाँ बनावटीपन नहीं होता है, जैसे जो व्यक्ति है वो वैसा ही व्यवहार करता है, और आप वहाँ पर गहन अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ सहभागियों को सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने के योग्य बनाती है। जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको यहाँ समझने योग्य बनाती है, किसको, अनुसंधानकर्ता को, कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इससे गहन जानकारी उपलब्ध होती है। यह परिकल्पना से मुक्त जांच केंद्रित होता है। इसके बाद ही अवलोकन को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। यहाँ हम 3 प्रकारों की बात कर रहे हैं, यानी कि नियंत्रित अवलोकन, सेकेंड है नियंत्रित अवलोकन, और थर्ड है आपका सामूहिक अवलोकन, जो सामूहिक अवलोकन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं अनियंत्रित अवलोकन की, यानी कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की। तो अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है। अनियंत्रित जो अवलोकन होता है वो एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अध्ययनकर्ता या अध्ययन विषय को नियंत्रित नहीं किया जाता है। यहाँ घटनाओं को वास्तविक रूप से यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। ऐसे अवलोकन की ना तो कोई विशेष संरचना होती है और ना ही यह नियोजित होते हैं, यानी कि प्लानिंग करके इनका अध्ययन नहीं किया जाता है। ये बहुत औपचारिक प्रकृति का होता है, और यही कारण है कि जहोटा और कुक ने ऐसे अवलोकन को
असंरचित अवलोकन कहते हैं। असंरचित मतलब प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग के ही स्वाभाविक जो तथ्य हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित जो अवलोकन को अनिर्देशित अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन तथा मुक्त अवलोकन भी कहते हैं। ये यहाँ नाम इसलिए बताया दे रहे हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में आपका जो होता है इन जो नाम बताए हैं इनके नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो कि कुछ क्या पूछ लिया। तो इनका नाम हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ये अवलोकन होते हैं इनको इन नाम से भी जाना जाता है। गुडे तथा हार्ट कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के विषय में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया गया है वह अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सका है। यह अवलोकन चाहे सहभागी हो अथवा असहभागी। तो गुडे तथा हार्ट कहते हैं कि जो भी बेसिक नॉलेज हमें प्राप्त हुई है वो अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त हुई है। इसके आधार पर अनियंत्रित अवलोकन को हम यहाँ 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? असहभागी जो अवलोकन है, सहभागी अवलोकन है और अर्ध सहभागी अवलोकन। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सहभागी अवलोकन क्या होता है। सहभागी जो अवलोकन वह विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता किए जाने वाले परिवेश का हिस्सा बन जाता है, यानी कि जहाँ उस क्षेत्र का चयन कर रहा है वहाँ के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हीं परिवेश का वो हिस्सा बन जाता है। सहभागी अवलोकन की अवधारणा का सबसे पहला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड लिडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। इसके पश्चात ही समाज जो विज्ञान है इसके अंदर सहभागी अवलोकन को एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में उपयोग किया जाने लगा। समाजशास्त्रियों ने, अपराध शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों ने सहभागी जो अवलोकन है इस विधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया है। अगर हम यहाँ कहें तो समाजशास्त्रियों से ज़्यादा मानव जो शास्त्री होते हैं उन्होंने इस विधि का ज़्यादा उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी जो आपके विद्वान हैं इन्होंने भी सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें निल्स एंडरसन की, तो उन्होंने होबो का जो अध्ययन किया था वो भी सहभागी अवलोकन था। M.F. हाइटे ने झुग्गी झोपड़ियों में, अमेरिका में झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ के बच्चों का यहाँ अवलोकन किया था इन्होंने। जॉर्ज हावर्ड ने तो जेल में रहकर जो जेल के कैदी होते हैं उनका अध्ययन किया था और उन्होंने आजीवन अध्ययन किया था, क्योंकि जेल में रहते हुए जब सहभागी अवलोकन वो कर रहे थे तो वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सहभागी अवलोकन के गुण क्या होते हैं? तो सहभागी अवलोकन द्वारा घटनाओं और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करना संभव होता है। सहभागी अवलोकन के द्वारा ही समूह का जो यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक अध्ययन है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक घटना के प्रत्येक स्तर पर आप वहाँ परिवेश में शामिल होते हैं तो उसकी एक एक बात की जानकारी, हर स्टेप और कारण के पीछे जानकारी आपको होती है। तो यहाँ जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत गहन होता है, बहुत गहराई तक आपको नॉलेज हो जाती है वहाँ की। सहभागी अवलोकन द्वारा जो एकत्रित तथ्य होते हैं वो प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि आप आवश्यकता पड़ने पर कभी भी इन जो तथ्य होते हैं, जो भी तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनकी आप पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। इसके अगर गुण हैं तो कुछ दोष भी होंगे, तो वो दोष क्या होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें जो सहभागी अवलोकन होता है इसमें पूर्ण सहभागिता संभव नहीं होती है। मान लीजिए कि आप जेल के कैदियों के अध्ययन करने जा रहे हैं, तो जेल के कैदी जो व्यवहार करते हैं, जो मनोवृत्ति अपनाते हैं, उन मनोवृत्ति व्यवहार को अपनाना बहुत कठिन कार्य होता है, वो आप नहीं कर सकते हैं। सहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता की कमी बनी रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति कभी न कभी व्यक्ति मानवीय जो मनुष्य होता है वो भावनाओं से युक्त होता है। तो कभी कभी भावनाएं और वहाँ के परिवेश से आप हो सकता है इतना घनिष्ठ संबंधित हो जाए तो वहाँ की जो तथ्य प्राप्त हों आप उनसे आप उनके पक्षपात कर जाएं, तो वहाँ की जो पक्षपात आप करेंगे तो जो वस्तुनिष्ठता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यह बहुत खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि आप वहाँ रहते हैं तो आप जो खर्च होता है आप स्वयं उठाते हैं अपना, तो यहाँ बहुत खर्चीली प्रणाली है ये मानी जाती है।
सभी तरह के अध्ययन में सहभागी अवलोकन संभव नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी हम सभी अवलोकन में यानी कि जितने भी जितने भी विषय हैं वहाँ सहभागी अवलोकन कर लें तो यहाँ ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, अनैतिक जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, समाज विरोधी कार्य करने वाले अनैतिक लोग हैं, आतंकवादी हैं, तो इस तरह के वहाँ के आप नहीं कर सकते हैं सहभागी अवलोकन, उनके साथ कैसे आप कर सकते हैं। तो इस सभी तरह के जो विषय से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उसमें सभी में सहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। आलेखन की समस्या बनी रहती है क्योंकि आप जो वहाँ पर चीज़ देखते हैं वो जब तक अगर तुरंत लिखते हैं तो सब लोग आपको संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं, और अगर आप लौट के आकर उसको लिखते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो ये आलेखन की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। सहभागी अवलोकन से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं उत्तरदाताओं की समुचित जो प्रतिनिधित्व है उस पर आधारित नहीं होते, क्योंकि आप विशेष घटना का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रत्येक के स्तर पर वहाँ पर उत्तरदाता सम्मिलित नहीं होते हैं, प्रत्येक के विचार आप जान नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर समुचित प्रतिनिधित्व की कमी हमेशा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त सहभागी जो अवलोकन होता है यह वह प्रविधि है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में के जीवन में भाग लिए बिना ही केवल एक तटस्थ अध्ययनकर्ता के रूप में घटनाओं का अध्ययन करता है। जो असहभागी अवलोकन होता है वहाँ पर व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करता, अपने समूह में ही रहता है, बीच बीच में जाकर वहाँ के जो सामान्य घटनाएं घटित होती हैं वहाँ का अवलोकन करता है। लेकिन इस अवलोकन में सबसे बड़ा दोष यह होता है कि क्योंकि व्यक्ति वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसमें बहुत सी जो गोपनीय जानकारी होती है उनको मालूम नहीं पड़ती हैं। सेकेंड, आपका जो आप मतलब आप अपने समूह में है, वहाँ कोई सामाजिक घटना घटित हो गई तो आप उस सामाजिक घटना का प्रेक्षण नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, अवलोकन नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इसमें के दोष में शामिल होती हैं। अर्ध सहभागी अवलोकन की अगर हम बात करते हैं तो अर्ध सहभागी अवलोकन में एक मिश्रित विधि मानी जाती है। इसमें सहभागी तथा असहभागी दोनों प्रकार के अवलोकन का सम्मिलित रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्ध सहभागी अवलोकन जो अवलोकन होता है उसके द्वारा तथ्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना अधिक संभव है, जिसका संबंध एक समूह के सांस्कृतिक जीवन तथा विशिष्ट व्यवहारों से होता है। इसके गुण क्या होते हैं, यानी कि जो नियंत्रित अवलोकन है उसके गुण क्या होते हैं। तो अनियंत्रित अवलोकन अधिक सरल और वास्तविक होता है, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं होता है और वो आप जैसे जिस परिवेश में हैं वहाँ पर उसी तरह का यथार्थ ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। बनावटीपन नहीं होता है या कृत्रिम व्यवहार यहाँ पर लागू नहीं होता है। यह वस्तुनिष्ठ हो सकता है क्योंकि अध्ययनकर्ता के व्यवहारों के अथवा अध्ययन किए जाने वाली दशाओं में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं अवलोकनकर्ता स्वयं अपने ऊपर और घटनाओं पर नियंत्रित नहीं रखता है, तो जैसे स्वाभाविक घटनाएं घटित हो रही हैं उनका वैसे ही अवलोकन करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परिवर्तनशील सामाजिक दशाओं का अध्ययन करना इस विधि के द्वारा सबसे अधिक उपयुक्त होता है ना। जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन के पीछे कारण क्या है और किस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसके द्वारा यहाँ पर अध्ययन करना ज़्यादा अच्छा यानी कि ज़्यादा सटीक जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके दोष क्या हो सकते हैं, तो अनियंत्रित जो अवलोकन होता है उसमें कभी कभी जो सामग्री यानी कि जो भी तथ्य हम संकलित कर रहे हैं वहाँ पर संबंधित अध्ययन के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि आप जो हाइपोथीसिस अपने बना के रख रहे हैं हो सकता है उस हाइपोथीसिस के अलावा बहुत सी चीज़ों को आप कैप्चर कर लें, बहुत सी चीज़ों को आप लिख लें, तो वो क्या होगी, अनुपयुक्त होगी, वो किसी काम नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो अध्ययन है वो कुछ और है और आपने अगर तथ्य बहुत से एकत्रित कर लिए हैं तो हो सकता है वो बेकार हो। तो इस तरह के बहुत से अनुपयुक्त सूचनाएं जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर लेते हैं। अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत गलती से संपूर्ण अध्ययन को त्रुटिपूर्ण बन जाता है। कैसे आप बहुत से अध्ययन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत से तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अनुपयुक्त होती है, और कभी कभी ऐसी जानकारी मिल जाती है जो कि आपकी जो हाइपोथीसिस आपने जिसका निर्माण किया है उससे आप भटक जाते हैं। तो ऐसे अध्ययन भी कभी कभी आपका पूरा स्टडी बेकार हो जाता है, पूरा स्टडी आपका ख़राब हो जाता है, तो यहाँ इसकी संभावना बनी रहती है।
इसमें वस्तुनिष्ठता तथा व्यवस्थित आलेखन की समस्या बनी रहती है। बताया ना उस समय कि जो भावनाएँ होती हैं वो कभी-कभी व्यक्ति को काबू नहीं पा पाता, तो क्या होता है, पक्षपात की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। तो वो पक्षपात भी कर सकता है, चीज़ों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। व्यवस्थित आलेखन नहीं हो पाता है क्योंकि आप वहाँ समूह में रहकर जैसे जो चीज़ें देखते हैं वहाँ तुरंत लिख नहीं सकते हैं, और जब आते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इस तरह की समस्या बनी रहती है। तो ये अनियंत्रित जो अवलोकन है उसके कुछ दोष भी हैं, कुछ गुण भी हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सहभागी जो अवलोकन होता है, या जो इस तरह के अवलोकन जो अनियंत्रित होते हैं, उसमें वास्तविक ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर उन सब चीज़ों को, अगर इनके दोषों पर अगर हम पूर्ण नियंत्रण लगा लें, तो हो सकता है कि जो हमारा जो स्टडी है बहुत अच्छी हो। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ तक रखते हैं ऑब्जर्वेशन का। कल इसको कंटिन्यू फिर से करेंगे, ऑब्जर्वेशन का सेकेंड पार्ट लेक्चर आपका 2 रहेगा ऑब्जर्वेशन का। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको भी मन ऊब जाएगा देखते देखते। तो बस यहीं तक क्लास रखते हैं। तो आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।